नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज आपके लिए फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड वन दरोगा में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आज आपके टोटल 25 प्रश्नों को इस वीडियो में लिया गया है। तो आपके 25 में से टोटल स्कोर कितना रहा, आप सभी लोग कमेंट कर कर अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और वीडियो के अंत में एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला प्रश्न। आज का आपका पहला प्रश्न है, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डायनमो होता है यह आपका विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो डायनमो है यह आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम भी करता है। यह प्रश्न भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि डायनमो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है और यह यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए मोटर, तो जो विद्युत मोटर होती है यह आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। फिर आज का आपका जो दूसरा प्रश्न है वह है, लेंज का नियम किस पर आधारित है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेंज का नियम है यह आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो लेंज का नियम होता क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेंज का नियम। तो प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उसके कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। तो यह लेंज का नियम है। तो लेंज का नियम कहता है कि जो धारा जो है प्रेरित होती है वह उसी का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। और इस नियम का प्रतिपादन आपका 1833 में हेनरिक लेंज ने किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित आपको ध्यान में रखनी है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? और आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसको दिष्ट धारा में बदलने का काम रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसी को कहा जाता है एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। जो अल्टरनेटिव करंट होती है इसको डीसी, इसको कहा जाता है दिष्ट धारा हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम जिस जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिस उपकरण का यूज करते हैं वह होता है आपका छोटा सा रेक्टिफायर। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है वह है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित विखंडन से। तो आपका जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, वहाँ पर जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वो नियंत्रित जो आपका विखंडन होता है उसके द्वारा किया जाता है। और जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आपकी जो पहली बात है वो है, नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने में किया जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो नाभिकीय रिएक्टर में जो आपकी अभिक्रिया होती है वह होती है आपकी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में आपकी नियंत्रित
श्रृंखला अभिक्रिया कराई जाती है। फिर अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, इसमें मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रश्न भी आपका काफ़ी बार पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो है भारी जल तथा ग्रेफाइट का यूज आपका नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। तो आप सभी लोग जो है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। तो लाइक करने से ये पता लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो इसीलिए आप वीडियो जितना हो सके आप लाइक कर कर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रहे हैं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है समान आवेशों में होता है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए विकर्षण। तो जो आपका जो समान इक्वल जो आपके एक जैसे जो आपके जो है आवेश होते हैं, उनमें विकर्षण होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है श्यानता की इकाई है। और आपका सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी प्वाइज। तो आपको ध्यान रखना है जो श्यानता है, इसकी जो यूनिट होती है वह होती है प्वाइज। और जो श्यानता होते हैं इसको इंग्लिश में कहा जाता है विस्कोसिटी। तो जो विस्कोसिटी होती है इसकी यूनिट होती है प्वाइज। और ये प्रश्न भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए श्यानता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है श्यानता का मापन आपका विस्कोमीटर। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, श्यानता का मापन विस्कोमीटर के द्वारा किया जाता है। और श्यानता की आपकी यूनिट होती है प्वाइज। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है। और आप लोगों का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है जो पृथ्वी है, यहाँ पर आपका जो पलायन वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है इसको, इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो अब आपको ध्यान रखना है कि पलायन वेग होता क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एस्केप वेलोसिटी इसको कहा जाता है। तो जो पलायन वेग होता है वह न्यूनतम वेग जिसे देने से कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए वह कभी लौटकर पृथ्वी पर न आ सके। तो इस वेग को ही आपका जो है पलायन वेग कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वह न्यूनतम वेग जिसको हम अगर किसी वस्तु को प्रदान करें तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए और कभी वापस लौटकर पृथ्वी पे ना आ सके, तो इस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहा जाता है। और पृथ्वी पर इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और यह प्रश्न भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और हर एक ग्रह के लिए आपका जो पलायन वेग होता है उसका मान अलग अलग होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश रहता है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाहरी पृष्ठ पर। तो जो आपका कोई आवेशित चालक होता है, कोई आवेशित आपका जो कंडक्टर होता है, उसका जो टोटल जो आपका चार्ज होता है वह उसके जो बाहरी सरफेस होता है, बाहरी पृष्ठ होता है, वहाँ पर आपका जो है रहता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है नेत्रदान में दाता के आँख के किस हिस्से को लिया जाता है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी
कॉर्निया। तो आपको ध्यान रखना है जब भी नेत्र दान किया जाता है तो उसमें जो आपका दाता होता है उसके आंख के कॉर्निया वाले भाग को हमेशा लिया जाता है। तो यह प्रश्न भी काफ़ी बार पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो आपको बताना जो आपके सन ग्लास होते हैं इनकी क्षमता कितनी होती है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सन ग्लास होते हैं धूप के चश्मे होते हैं उनकी क्षमता होती है 0 डायोप्टर। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो जिन्हें कहा जाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फोटोन। तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन छोटे छोटे कणों को ही आपका फोटोन कहा जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है हीरा किस के कारण चमकता है। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसी के कारण आपका जो डायमंड होता है वह काफ़ी आपका जो है साइन करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका टोटल इंटरवल जो आपका रिफ्लेक्शन होता है वह होता क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तब वह किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी कोई आपका सघन माध्यम होगा तो प्रकाश की किरण अगर आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और आपतन कोण का मान आपका क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो जो आपकी जो प्रकाश की किरण होगी वह आपकी जो है वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो इसी घटना को आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। फिर आज का जो अगला प्रश्न है वह है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा बीच में। तो आपको बताना है कि स्पष्ट अगर आपको प्रतिध्वनि सुननी है तो परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वह कितनी होनी चाहिए। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17 मीटर। तो जो आपकी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वह होनी चाहिए 17 मीटर। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है किसी द्रव के वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उसका जो तापमान होगा वह घट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी द्रव का आपका जो है वाष्पीकरण शुरू हो जाता है तो उसका जो तापमान होता है वह घटने लग जाता है क्योंकि जो वाष्पीकरण में जो आपकी जो द्रव की जो भाप बनती है और उसी के साथ आपका जो रेडिएशन से आपकी जो हीट होती है वो आपके एटमॉस्फेयर में आपकी रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो इससे आपका जो द्रव होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वह कम हो जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है पाइरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उच्च ताप। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पायरोमीटर होता है इसका प्रयोग आपका जो हाई टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वहाँ पर आपका पायरोमीटर का यूज किया जाता है। और यह प्रश्न आपके पिछले एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी। और आप लोगों का जो सही जवाब होगा वह होगा 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यह न्यूमेरिकल्स है
परंतु यह न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो वायु होती है एयर्स में, आपका एयर में जो आपकी ध्वनि होती है उसकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो आपसे कहा गया है कि यदि दाब हमने बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि की चाल पर आपका जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आपकी जो ध्वनि की चाल जो वायु में रहेगी वो दाब बढ़ाने पर आपकी बिल्कुल समान यानी 332 ही रहेगी। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका हाइड्रोजन बम है इसका सिद्धांत कार्य करता है नाभिकीय संलयन पर, और जो परमाणु बम होता है अगर वह पूछा जाए तो उसका सिद्धांत होता है आपका नाभिकीय विखंडन पर। और जो सूर्य होता है वहाँ पर भी आपका अगर पूछा जाए ऊर्जा किस रूप में आपकी आपकी प्रकट होती है तो वहाँ पर भी आपका जो है नाभिकीय संलयन होता है। वहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम एटम्स का निर्माण करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बम हो गया चाहे सूर्य हो गया, यहाँ पर आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऊष्मीय विकिरण मापने में। तो जो आपका हीट रेडिएशन होता है उसके मेजरमेंट में आपका बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है आवर्धक लेंस में होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आवर्धक लेंस होता है वह आपका उत्तल लेंस से मिलकर बना हुआ होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है तड़ित चालक किस धातु का बना होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तांबे का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो तड़ित चालक होते हैं यह आपके तांबे के बने होते हैं। तो जो तड़ित चालक होते हैं यह आपके जो बिल्डिंग्स होती है उसकी छतों पर लगाए जाते हैं, जिससे कि आपके कभी अगर आपका जो बिजली गिरती है तो उससे आपके भवन को क्षति ना हो। ये सारी की सारी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो यह आपके कॉपर के बने हुए होते हैं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है फेदोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फेदोमीटर होता है इसका यूज आपका समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एसी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है यह सिर्फ आपका अल्टरनेटिव करंट यानी आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसी पर काम करता है। आपका जो डीसी यानी जो डिस्ट धारा होती है उस पर आपका ट्रांसफॉर्मर कार्य नहीं करता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंडरसन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पॉजिट्रॉन है इसकी खोज आपके एंडरसन वैज्ञानिक ने की थी। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है पानी में डूबी छड़ किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर होगा आपका मुड़ी हुई। तो आपको बताना है कि जो पानी में अगर आपकी छड़ डूब जाती है तो यह किस कारण से आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको पानी में जो आपकी छड़ डूबी होती है वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। फिर अगला आपका जो प्रश्न है वह है हीटर का तार बना होता है।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निक्रोम का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका हीटर होता है इसका जो तार होता है वह आपका निक्रोम या नाइक्रोम का आपका जो है हीटर का तार बना हुआ होता है। तो ये थे आज के आपके टोटल 25 प्रश्न। आपके तो टोटल 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, तो अपना स्कोर आप जो है ज़रूर कमेंट कर कर बताएं। और साथ ही में आप लोग इस प्रश्न का जवाब देकर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका सही जवाब क्या होगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए ही लास्ट में रखा जाता है। तो आपका जो प्रश्न है वह है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी अमीटर या ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर। तो आप कमेंट कर कर जरूर बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। और साथ ही में आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि आपको वीडियोज पसंद आ रही है। और साथ ही में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। धन्यवाद।